हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेटर्स। आप सभी का लॉ एजुकेटर्स में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, हाल फिलहाल में एनसीबी बहुत ही धुआंधार एक्शन में दिखाई दे रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी एनसीबी इसी तरह से चर्चा में रही थी, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में भी। तो दोस्तों, आज हम इन सभी चर्चाओं से रिलेटेड एक्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट 1985 की। तो दोस्तों, बने रहिए लॉ एजुकेटर्स के साथ और जानिए एनडीपीएस एक्ट है क्या। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि आप सभी जवाब दें और कमेंट बॉक्स में इसके जवाब जो है वो मेंशन करें। तो इस क्वेश्चन है, हु गवर्न एंड कंट्रोल एनसीबी प्राइमरीली। तो प्राथमिक तौर पे एनसीबी को कौन गवर्न और कंट्रोल करता है। तो हमारे ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आप इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एनडीपीएस एक्ट के बारे में। एनडीपीएस एक्ट है क्या। तो एनडीपीएस एक्ट को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 कहा जाता है। तो दोस्तों, यह जो एक्ट है पूरा, जो कि कंसोलिडेट और लॉ को अमेंड करता है नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड, जहाँ पर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसे कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए उसके ऑपरेशंस को। ये सारी जानकारी जो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में दी गई है। तो दोस्तों, इससे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट की। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भांग और चरस जो है वो इंडिया में पहले से ही होता आ रहा है, जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा था। और इंडिया में ड्रग अब्यूज़ के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो चरस और भांग की जो यूजेस थी वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। बट जो ये ड्रग अब्यूज़ का सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर, वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की वजह से हुआ। जैसे कि इंडिया के वेस्ट साइड में लार्जेस्ट ड्रग सप्लायर्स हैं, जो कि अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान है, और जो कि इंडिया पाक बॉर्डर से ड्रग की जो फ्लो है वो इंडिया में आता है। ऐसे ही इंडिया के ईस्ट साइड में बर्मा, लाओस, थाईलैंड जो ओपीएम के बहुत बड़े सप्लायर हैं, और नेपाल भी इसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करता है। और आप सभी को बता दूं, इन सभी देशों में जो है ड्रग्स, जो ओपीएम की खेती है, वो बड़ी भारी मात्रा में की जाती है। तो करेंटली जो हमारे यहाँ पर जो एक्ट है, जो एनडीपीएस 1985 का जो एक्ट है वो अभी चल रहा है। इससे पहले जो प्रीवियस एक्ट्स थे, वो सबसे पहले द ओपीएम एक्ट ऑफ 1857 आया, फिर उसके बाद ओपीएम एक्ट 1878 आया, फिर डेंजरस ड्रग्स एक्ट ऑफ 1930। इन सबको रिपील करने के बाद जो है करंटली एनडीपीएस एक्ट 1985 ने इनकी जगह ले ली। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पर्टिकुलर एनडीपीएस एक्ट का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका दो मेजर एम है। पहला एम है कि प्रोहिबिटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, तो ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने के लिए इसका एम एंड ऑब्जेक्ट्स है। और सेकंड है प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन। तो ड्रग ट्रैफिकिंग कैसे रोक सकते हैं, इसकी ट्रैफिकिंग को, ड्रग्स के जो है इसकी कल्टीवेशन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल और परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन, इन तरह की सभी गतिविधियों के रोक लगाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो एनडीपीएस 1985 का ऑब्जेक्ट है। सेकंड है इसके कंजम्पशन का। तो ये प्रोहिबिट करती है ड्रग्स के कंजम्पशन के लिए भी। तो एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत कंजम्पशन ऑफ ड्रग भी प्रोहिबिटेड है।
दोस्तों एनडीपीएस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रोविजंस हैं उनको जान लेते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट, हम पूरे प्रोविजंस तो नहीं कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, बट आप लोगों को हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि पहला सेक्शन है सेक्शन 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन ऑपरेशंस। तो किस तरह के ऑपरेशंस हैं ड्रग्स से रिलेटेड जो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि किसी तरह का कल्टीवेशन नहीं होना चाहिए कोका प्लांट, कैनबिस या ओपियम का, या किसी तरह का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग ऑफ ड्रग्स और फाइनेंसिंग एनी ड्रग्स, यूज, कंज्यूम, import interstate, export interstate, ट्रांसशिप ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस है वो ऑपरेशंस को प्रोहिबिट करता है सेक्शन 8। केवल एक एक्सेप्शन है, यदि जो इस तरह के जो ऑपरेशंस है वो ड्रग्स के मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा हो, या कंजम्पशन हो रहा हो, या प्रोडक्शन हो रहा हो, तो वो भी एक प्रेस्क्राइब मैनर है सेक्शन 8 के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो इस पर्टिकुलर ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन किया गया है, साथ के साथ एक्सेप्शन है, यदि वो मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो उसका जो प्रेस्क्राइब मैनर है वो इस प्रोविजन में ऑलरेडी दिया हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पनिशमेंट की। यहाँ पर पनिशमेंट की बात कर रहा है सेक्शन 20 और 27, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में ये चार्जेस लोगों हमारे जो है बॉलीवुड में लोगों को लगे हैं, तो उससे रिलेटेड है, और जिसमें एक बात की गई है पनिशमेंट की। तो दोस्तों पनिशमेंट का सेक्शन 20 जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पनिशमेंट किस आधार पे जो है डिसाइड की जाती है एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। तो जो पनिशमेंट है वो कंजम्पशन ऑफ जो क्वांटिटी है, किस तरह का कंजम्पशन हो रहा है, कौन सा ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके अंतर्गत जो है जो पनिशमेंट है वो तय की जाती है। जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी है तो उसमें 1 साल की सज़ा और साथ के साथ 10,000 रुपये का फाइन। लेस देन कमर्शियल है तो उस केस में 10 साल की सज़ा और फाइन अप टू 1 लाख, और कमर्शियल है यदि तो उस केस में 10 से 20 साल की सज़ा, इम्प्रिजमेंट और 1 से 2 लाख रुपए का जो है फाइन चार्ज किया जाता है। और यदि कोई पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उस केस में उसकी जो पनिशमेंट होती है वो 1.5 गुना बढ़ जाती है। मतलब कि एक जनरल व्यक्ति अगर पहली बार कोई का इस तरह का जो है एक्ट कर रहा है जो कि एनडीपीएस के अंडर प्रोहिबिटेड है, तो उस केस को अगर कोई बार बार कर रहा है, हैबिचुअली कर रहा है, तो हैबिचुअल ऑफेंडर की जो सज़ा है वो 1.5 गुना बढ़ जाती है। और पास्ट में देखा गया है कि कई हैबिचुअल ऑफेंडर्स को जो है डेथ पेनल्टी तक भी दी गई है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेक्शन पनिशमेंट से रिलेटेड। जनरली ज़्यादातर पनिशमेंट्स है इन्हीं सेक्शंस के अंदर जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सेक्शन 20 की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू कैनबिस प्लांट और कैनबिस, जहाँ पर बात की गई है कि अगर कैनबिस प्लांट और कैनबिस का अगर कोई यूजेज और कंजम्पशन करता है तो उस केस में उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट कैसे दी जाएगी? अगर स्मॉल क्वांटिटी कर रहा है तो 1 ईयर इम्प्रिजमेंट, लेस देन कमर्शियल है तो 10 ईयर्स, और कमर्शियल है तो 10 to 20 ईयर्स। आगे बात करते हैं सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 में जो है पनिशमेंट फॉर इलीगल इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ट्रांसशिप ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो किसी तरह का इलीगल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और नार्कोटिक ड्रग्स और एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है अगर कोई करता है तो उस केस में सेक्शन 23 के अंतर्गत उसे पनिशमेंट दी जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 27 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की गई है कंजम्पशंस की, कि अगर यदि कोई कंजम्पशन करता है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस की, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया है। किस तरह का कंजम्पशन है, कौन सा है, कितनी क्वांटिटी है। तो ये इस तरह का अगर नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का कंजम्पशन कोई करता है तो उस केस में सेक्शन 27 के अंतर्गत पनिशमेंट दी जाएगी। तो दोस्तों अभी तक हमने सेक्शन 8 की बात करी, सेक्शन 20 को समझा, सेक्शन 23, 27 के बारे में बात की, और अब हम चलते हैं बेल के बारे में बात करते हैं,
जहाँ पर सेक्शन 37 में बेल से रिलेटेड कुछ बात है। ऑफेंसेस अंडर एनडीपीएस एक्ट टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी ऑफेंसेस होंगे एनडीपीएस एक्ट के अंदर वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होंगे, जहाँ पर पुलिस जो है किसी तरह का किसी भी एक्यूज्ड को अरेस्ट करने से पहले पुलिस को उसको वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो ये अरेस्ट होगा, अरेस्ट भी जो है वो नॉन बेलेबल होगा, मतलब किसी तरह का बेल जो है ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक कि उस एक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर ना कर दिया जाए। तो और दूसरी चीज़ दोस्तों बता देता हूँ कि एनडीपीएस एक्ट में ना बेल मिलना बहुत ही मुश्किल कार्य है, और जैसे कि जनरली सीआरपीसी में जो प्रोविजंस है वहाँ पर जो बेल का प्रावधान है, प्रोविज़न है, उसमें ये देखा गया है कि थोड़ा बेल का प्रोविज़न जो है वो लिबरल अप्रोच रखता है। बट एनडीपीएस एक्ट के अंदर बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर जो अप्रोच है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर जनरली बेल नहीं मिल पाती अनटिल या तो जो एक्यूज्ड है वो प्रूव करे कि वो गिल्टी नहीं है। इस तरह का प्रूफ के बाद ही चांसेस है कि बेल मिल पाए। बेल के दो ग्राउंड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं अंडर दिस एक्ट एनडीपीएस। पहला कि एक तो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कि एक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, उसे प्रूफ करना होगा। दूसरा, अगर बेल ग्रांट हो भी जाती है तो उस केस में एक्यूज विल नॉट डू अ क्राइम, मतलब एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर बेल ग्रांट हो भी गई तो उसको वह कार्य दोबारा इस तरह का नहीं करना, ताकि वो किसी तरह का हैबिचुअल ऑफेंडर ना हो जाए। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो बार बार वो उसी तरह का जो है ऑफेंस कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो पहले भी जो वो गिल्टी नहीं था, ठीक है, पहले भी ही वो गिल्टी था और इस समय भी उसने जानबूझकर दोबारा ये क्राइम किया। तो यहाँ पर हिदायत एक कंडीशन लगी हुई है बेल के साथ, इफ बेल इज ग्रांटेड एक्यूज विल नॉट डू अ क्राइम। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 50 की। हमने पनिशमेंट की बात कर ली, बेल की बात कर ली, अब यहाँ पे एक राइट भी दिया गया है कि उसको कि वो अपना जो तलाशी है, जो सर्च है, वो डिमांड कर सकता है मैजिस्ट्रेट के सामने। सेक्शन 50 राइट ऑफ एक्यूज टू डिमांड सर्च इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट के सामने अपने जो सर्च है, वो मतलब तलाशी है, वो कह सकता है कि मुझे तलाशी जो है मैजिस्ट्रेट के सामने ही देनी है, मैं पुलिस ऑफिसर्स को तलाशी नहीं दूंगा। अगले सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन 55 की बात करते हैं, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो भी सामान है एक्यूज के पास से जब वो क्या कहते हैं अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट के टाइम पे जो भी उन्हें जो ड्रग्स है या कंजम्पशन है, जो भी तरह का ड्रग्स उन्हें मिला है, उस ड्रग्स को प्रॉपर जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को सील करके ही अपने पास रखेगी, पूरी तरह से सीज करेगी, सील करके ही अपने पास रखेगी। तो ये सेक्शन 55 में बताया। तो ये दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे पूरे एनडीपीएस एक्ट में, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं पूरे सेक्शंस नहीं कवर कर पाया इस वीडियो में, बट जितने भी इम्पॉर्टेंट जो है नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में, वो सभी इस वीडियो में जो है कवर कर दिए गए। तो दोस्तों मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि हु गवर्न्स एंड कंट्रोल एनसीबी प्राइमरीली। तो जो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों प्राइमरीली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्न करती है एंड कंट्रोल करती है, और सेकेंडरी इसको गवर्न और कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। तो दोस्तों ये था इसका आंसर। ऐसी और वीडियोस के बारे में जानने के लिए और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानने के लिए बने रहें लॉ एजुकेटर्स के साथ। हम आपके समक्ष इसी तरह से नए नए टॉपिक्स, नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। हालांकि अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी तरह का भी फीडबैक है तो दोस्तों ज़रूर अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू for watching videos. Stay tuned to Law Educators for more videos and updates. Have a nice day.